नमस्कार बच्चों, आगे वीडियो देखो। ये भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए राष्ट्रवादियों ने इस बात का काफ़ी विचार किया था। स्वतंत्र भारत का किस तरह से होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जिन नियमों का मानना पड़ता था वो उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। यानी कि जो भी राष्ट्रवादी थे, जो देश को आज़ाद करना चाहते थे, उनके सामने एक बड़ी समस्या थी कि देश का स्वरूप कैसा होगा, आज़ादी के बाद हम कैसे काम करेंगे। इसी चीज़ को लेकर के वो चिंताग्रस्त थे और इसी कारण से उनमें से प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, इसके कामकाज के नियम क्या हों। यानी कि सारी नियमावली बनाने के लिए उन्होंने संविधान सभा का गठन करवाया था 19 दिसंबर 1946 में, और उसके अंदर लगभग 300 लोगों ने भाग लिया था। 1946 में जो लागू की गई थी, 300 लोगों ने उसके संविधान सभा के सदस्य थे। भावी ने संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई। उसके बाद है संविधान सभा के अन्य सदस्यों में सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न एक भाषा थी, न एक धर्म था। यानी कि भारत के अंदर अनेक भाषाई लोग, अनेक धर्मों के लोग और अनेक संस्कृति के लोग रहते थे। वैसे भी संविधान लिखा जा रहा था। उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि संविधान निर्माण के समय में जो पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अब, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है। कुछ रियासतों तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। यानी कि रियासतें लगभग 300 कुछ रियासतें क्या थी, जो जिस टाइम भारत का पार्टीशन हुआ था, अंग्रेजों ने यह कहा था कि जो भी रियासत है या राजा है वो भारत के साथ जाना चाहिए, या वो स्वतंत्र होना चाहिए, या फिर वो पाकिस्तान के जाना चाहिए, वो उनकी इच्छा अनुसार होगा। उन रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया था। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उन रियासतों को एक इकट्ठा करना और एक संविधान के एक सूत्र में पिरोना था। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को पूरी तरह से बहादुरी से पूरा किया। देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान देता था। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किए वो सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीब उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। यानी कि जो उन्होंने कानून बनाए उसमें जो जनप्रतिनिधि थे और जनता द्वारा जो चुने जाने थे उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ आयामों का उल्लेख किया गया। इन बातों को विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व के उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान रखिए। जिनमें दस्तावेजों को लिखने वाले जूझ रहे थे उनको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे संघवाद का मतलब होता है एक ही संघ में, एक ही राष्ट्र में कई तरह की सरकारें। जैसे अपने यहाँ पर 3 स्तर हैं सरकार के। एक केंद्रीय स्तर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक राज्य स्तर जो अपने CM है, राज्य सरकार है, और दूसरा है पंचायती स्तर, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, राज्य सरकार राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर, तीसरा है पंचायती स्तर पर। ये लागू की गई। उसके बाद भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ही व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश को फैसला न लेने लगे। यानी कि उन्होंने एक ऐसा कानून बनाना था, ऐसा संविधान बनाना था जिसमें जो दिल्ली के अंदर जो राजधानी है भारत की, वहाँ पर कुछ एक लोग, यानी कि जो जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, वही पूरे देश का भविष्य ही तय न कर सके, बल्कि सारी उनकी जनता के हाथ में निहित कर दी गई। ऐसे कानून बनाने के फैसले लिए गए थे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। यानी कि प्रांत का मतलब
राज्य विशेष पर उस स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। यानी कि जो उनकी परिस्थिति है, हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है, भूगोलिक स्थिति है, उनकी भाषा अलग है, उनकी धर्म अलग है, इस तरह से उन धर्मों, जातियों और उनकी संस्कृति के अनुसार अलग से निर्णय लिए जा सके। इसी प्रकार भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्ता अधिकार हो, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे देना जो राज्य अपने स्तर पर फैसले ले सके। राष्ट्रीय महत्व के मामलों सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का मानना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई जिनमें बताया गया कौन से स्तर पर सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। यानी जैसे अगली क्लास में आप पढ़ेंगे 3 स्तर बनाए हुए हैं, केंद्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर या संघीय सूची जिसको बोलते हैं, जैसे 9th-10th क्लास में आएंगे संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के अंदर कुछ नियम, कुछ मुद्दे हैं उनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। कुछ है राज्य सूची, राज्य सूची में भी ऐसे ही कुछ राज्य सरकार को अधिकार दिया है, सिर्फ उन पर राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें आपस में मिलकर कानून बना सकती हैं, मगर जो कानून, अगर किसी कानून पर विवाद है, किसी मुद्दे पर विवाद है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, उसको कानून लागू किया जाएगा। इसी प्रकार संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति स्तरों के प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ये छोड़ दो। वोट डालने के लिए कतार में खड़े। भारतीय संविधान में सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उस टाइम तो उनको लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने योग्य बना दिया है। उन्होंने विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़ा जा सकेगा। यानी कि जो संविधान बनाने वाली जो समिति थी, सभा थी, तो उन्होंने महसूस किया कि सभी वयस्क लोगों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। एक बात और ध्यान रखने वाली, जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम 21 वर्ष का वयस्क माना जाता था। यानी कि वोट डालने का अधिकार उन लोगों को था जिसकी आयु 21 वर्ष हो। मगर बाद में 1989 में 189 में ये आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। 18 पहले क्या थी, वो 21 वर्ष थी जब संविधान निर्माण हुआ था और उसका गठन किया गया था। उसकी जिस टाइम वोट डालने की आयु या मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो 1989 में। ध्यान रखना बेटे, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है प्रतिनिधियों को और सार्वजनिक मताधिकार का मतलब है कि प्रतिनिधियों को चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या चाहे वो उच्च जाति से या निम्न जाति से, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का बराबर का अधिकार दिया गया था। और ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी कि जनता के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति के प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप कुछ पुस्तक की इकाई में पढ़ेंगे। शक्तियों का बंटवारा, जो यानी कि कानून है, जो शक्तियां हैं उनको बंटवारा किया गया था। उनको 3 भागों में बांटा गया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अंदर नीचे दी हुई है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो शक्तियां थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में कानूनों का निर्वाचन विधायिका के अंदर होते थे। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह जो कानून लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। यानी कि जैसे विधायिका में क्या है, लोगों द्वारा जो लोग चुने गए हैं, आम जनता द्वारा जो लोग चुने गए हैं, उनके वो
प्रतिनिधि होते थे, और कार्यपालिका में वो होते जो उनकी कानून व्यवस्था को और देश में शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायपालिका का व्यवस्था न्यायालयों की व्यवस्था न्यायपालिका कहा जाता है, यानी कि न्याय देना, किसी के साथ जो गलत होता है उसके विरुद्ध कानूनों के हिसाब से उसको न्याय दिलाना, वो न्यायपालिका काम होता था। यानी कि संविधान ने हमारे ने जो उसकी शक्तियाँ थी उनका बंटवारा 3 स्तर पर किया था। पहला था विधायिका, जो कानून का निर्माण करेगी। दूसरी है न्यायपालिका, जो कानूनों का तोड़ने वाले और सरकार को किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने का रोकने का प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग है। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। यानी कि जैसे विधायिका के ऊपर क्या है, कार्यपालिका अंकुश लगाएगी। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के ऊपर क्या है, न्यायपालिका अंकुश लगाती है। उनकी शक्तियों का सीमित रखती है वो, ताकि उनकी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। यानी कि आम जनता को या नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो संविधान के अंदर, अगर उन अधिकारों का हनन होता तो वो न्यायपालिका में अपनी गुहार लगा सकता है। जो कानून है जो दिए हुए हैं इसके अंदर 6 हैं। समानता का अधिकार पहला है इसके अंदर, समानता का अधिकार।